So good morning everyone. Hope everybody is healthy and fine. So class 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम एक चैप्टर का रिवीजन करेंगे. चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या कहता है? एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिससे मेजरली तीन तरीके के अकाउंट्स आप लोग बनाना सीखेंगे. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में तीन तरीके के मेजर अकाउंट्स आप लोग बनाना सीखेंगे, राइट? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. फर्स्ट अकाउंट जो आप सीखोगे बेटा दैट विल बी करंट अकाउंट. सेकेंड आप सीखेंगे बेटा जी कैपिटल अकाउंट. एंड थर्ड वन जो आप सीखेंगे दैट इज ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट. ठीक है, ये तीन तरीके के अकाउंट्स आप सीखेंगे. बात है कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आखिरकार करता क्या है. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शंस को, जो भी इंडिया से एक्सपोर्ट हुए बाहरी कंट्रीज में, बाहर से इंपोर्ट हुए इंडिया में, इन सबका जितना भी हिसाब किताब रखा जाता है वो इन्हीं स्टेटमेंट्स में रखा जाता है. और जिस स्टेटमेंट से पता लगेगा कि नेट पेबल या रिसीवेबल कंट्री का कितना है, ठीक है, टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वही स्टेटमेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का. क्लियर विद एवरीवन? चलिए एक एक करके अपन देखेंगे. So let's start with the introduction of balance of payments. So BOP accounts meaning क्या कहता है? Balance of payments is a statement of accounts showing all monetary transactions or economic transactions of a country with the rest of the world during a period of time, generally 1 year. These transactions may be made the individuals, firms and the government of a country. जैसे मैंने आपको अभी बताया था इसकी डेफिनेशन, तो इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं. क्लियर? अब क्या क्या चीजें हैं जिनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है? देखो, कुछ होते हैं विजिबल आइटम्स, कुछ होते हैं इनविजिबल आइटम. अब सर्विसेज का जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है दैट इज इनविजिबल, लेकिन गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता है दैट इज विजिबल, राइट? तो विजिबल एज वेल एज इनविजिबल आइटम्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसा कि आपको इसमें बताया गया. नाउ there is an inflow of foreign exchange into the country when we export goods and services, when the foreigners invest in the country or real estate. तो देखो कितनी सिंपल सी बात है. पैसा बाहर से आएगा कब कब? जब बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ के रियल एसेट्स को खरीदेंगे, हमारा एक्सपोर्ट जब बढ़ेगा तो बाहर का पैसा इंडिया में आएगा ज्यादा, राइट? Likewise, there is an outflow of foreign exchange from the country to the rest of the world when we import goods and services or when our residents invest the financial or real assets of other countries. भाई अगर हम पैसा बाहर लगा रहे हैं, कैसे लगाएंगे हम बाहर? कि हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर की कोई एसेट्स परचेज कर रहे हैं, राइट? तो इन सब चीजों से इंडिया से पैसा बाहर जाता है. ओके, नाउ रिसीट्स आर रिकॉर्डेड एज द क्रेडिट आइटम्स. ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है. रिसीट्स जितनी भी होंगी, ठीक है, रिसीट्स जितना पैसा बाहर से हमें रिसीव हुआ, तो उसको अपन क्या करते हैं? सिंपली दैट वी वर स्टडीइंग दैट रिसीट्स जितनी भी होंगी बेटा, क्या जितनी भी हमारी रिसीट्स होंगी आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम्स. इनको तो अपन क्या रिकॉर्ड करते हैं? एज अ क्रेडिट आइटम्स अपन रिकॉर्ड करेंगे, राइट? इसको अंडरलाइन करेंगे अपन. While payments are recorded as the debit item. तो दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा जी, ठीक है. इस पे रिलेटेड आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कई सारे आइटम्स आपको बताए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बीओपी में कौन सा क्रेडिट आइटम्स की तरह शो करते हैं और कौन सा डेबिट की तरह, राइट? तो आपको पता होना चाहिए जब पैसा आएगा तब क्रेडिट साइड में, और जब जाएगा तो डेबिट साइड में. क्लियर? नाउ तो सबसे पहला अकाउंट जो हम सीखने वाले हैं दैट इज द करंट अकाउंट, राइट? अब करंट अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स को अपन देखेंगे, क्या क्या चीजें करंट अकाउंट में अपन रिकॉर्ड करते हैं. तो देखिए सबसे पहली आइटम जो इसमें आएगी, करंट अकाउंट होते क्या है? करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स द रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. पैसा बाहर से जब आया या बाहर हमने जब पे करा, लेकिन किन चीजों का पैसा? of such transactions which do not impact asset liability status of a country in relation to rest of the world.
यानी ऐसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जिससे कंट्री के असेट या लायबिलिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसे ट्रांजेक्शन्स जिससे कंट्री के ना तो असेट ना लायबिलिटी पे, कोई भी असेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना लायबिलिटी पे कोई असर पड़ा, ऐसे ट्रांजेक्शन्स को अपन रिकॉर्ड करते हैं करंट अकाउंट। ठीक है, अब बात आती है कि सर ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं, तो आइए एक एक करके अपन देखेंगे। इसके कंपोनेंट्स में सबसे पहला आता है दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। नाउ व्हाट इज गुड, हम यहां पर बात कर रहे हैं विजिबल गुड्स की, जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे गुड्स को अपन टेंजिबल भी गुड्स कह सकते हैं या फिर मटेरियल गुड्स भी कह सकते हैं। So this is a visible trade because goods are tangible material and therefore can be seen while crossing the borders। जैसे आपने अगर कोई सामान, एग्जांपल के तौर पर यहां पर बोला सेल्यूलर फोन्स आपने एक्सपोर्ट करे, बाहर से आपने कुछ क्लोथ्स है जो इंपोर्ट करे, तो वो सारे ट्रांजेक्शन्स को अपन इसमें रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड आता है जिसे हम लेते हैं इनविजिबल्स। इनविजिबल्स का मतलब है जो हम देख नहीं सकते, राइट। देख क्या नहीं सकते, सर्विसेज। सर्विसेज को केवल हम फील कर सकते हैं कि हम उनको यूज कर रहे हैं अपने सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स के लिए, राइट। जैसे डॉक्टर की सर्विस, लॉयर की सर्विस, ये सब सर्विसेज हम यूज करते हैं। बैंकिंग सर्विस हम यूज करते हैं, इंश्योरेंस सर्विस हम यूज करते हैं अपने सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स के लिए, हमें दिखती नहीं है, दीज आर इंटेंजिबल, राइट। तो यहां पर सेकंड थिंग आती है दैट इज द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। दो तरीके की सर्विसेज है बेटा, पहली होगी फैक्टर और दूसरी कौन सी, नॉन फैक्टर। तो भाई पहली सर्विस कौन सी होगी इसमें, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज आर दोस सर्विसेज व्हिच लीड टू फैक्टर पेमेंट्स और फैक्टर इनकम। आगे बात, अब इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो है बेटा इन्वेस्टमेंट इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑन अकाउंट ऑफ द रेंट, इंटरेस्ट एंड पेमेंट्स। तो फैक्टर सर्विसेज हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं पहले भी, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, वेजेस हो गया, राइट, सैलरीज हो गया, और देन इन्वेस्टमेंट आपका पता ही, आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये सब चीजें फैक्टर इनकम्स में या फैक्टर सर्विसेज में आती है। नेक्स्ट बिट इज दी नॉन फैक्टर सर्विसेज। अब नॉन फैक्टर सर्विसेज में क्या है, इंक्लूड ऑल सर्विसेज अदर देन फैक्टर सर्विसेज। सर अदर देन फैक्टर सर्विसेज जितनी भी सर्विसेज एक इकोनॉमी में की जा रही है, कंट्री में की जा रही है यूज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, वो सारी सर्विसेज को अपन लेते हैं नॉन फैक्टर सर्विसेज में। कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, आइए देखते हैं बेटा। तो हियर वी हैव इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सर्विसेज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, राइट, वो सारी नॉन फैक्टर सर्विसेज। थर्ड टू इट इज बी करंट ट्रांसफर। नाउ व्हाट आर करंट ट्रांसफर्स, इन्हीं का दूसरा नाम अपन ने सीखा है दैट इज दी, क्या दूसरा नाम है इसका बताइए, वेरी गुड, यूनिलेटरल ट्रांसफर। यानी ये वो पैसा है जो या तो रिसीव हुआ या फिर पे किया, लेकिन बदले में ना तो कोई सर्विसेज दी और ना ही कोई सर्विसेज दी, राइट। कौन कौन से पैसे हैं इनमें आते हैं बेटा, आपके गिफ्ट्स, ग्रांट्स, रेमिटेंसेस, राइट, ये सारे पैसे इसी में रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट बिट इज कैसे हम एस्टिमेशन करते हैं करंट अकाउंट के बैलेंस का, आइए देखते हैं। तो बेटा 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला स्टेप आता है इसमें ट्रेड बैलेंस, या जिसे हम मर्केंडाइज बैलेंस भी बोलते हैं। कैसे निकाला जाता है, जितना एक्सपोर्ट किया गया गुड्स का माइनस कर दो जितना इंपोर्ट किया गया गुड्स का, राइट। तो आ जाएगा क्या, मर्केंडाइज बैलेंस। नाउ अगर आपका इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है, तो पैसा इंडिया से बाहर गया ज्यादा, और इसी को हम बोल देंगे क्या, ट्रेड डेफिसिट। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम है, पैसा इंडिया में आया ज्यादा, तो इसे हम बोल देंगे ट्रेड सरप्लस। क्लियर। सेकंड आता है इसी में दैट इज द गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। इसी फॉर्मूला को आप एक और तरीके से लिख सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज के, दैट इज ट्रेड बैलेंस जो आपने पहले निकाला था प्लस बैलेंस ऑफ एनएफएस यानी नॉन फैक्टर सर्विसेज। एक और तरीके से लिख सकते हो इसी फॉर्मूला को, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, और ये जो बैलेंस आएगा इसी में आप ऐड कर दीजिए एक्सपोर्ट ऑफ नॉन
फैक्टर सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, राइट। इसको भी आप कर सकते। क्लियर। थर्ड आता बेटा इसी में इनविजिबल्स बैलेंस। व्हाट इज इनविजिबल्स बैलेंस? तीन चीजें होती है इसमें ऐड। इनविजिबल्स में सबसे पहला बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विसेज, बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, एंड द थर्ड थिंग इज द बैलेंस ऑफ करंट ट्रांसफर्स। जैसा कि आपको बैलेंस का इसका फॉर्मूला बताया, दैट इज बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, बैलेंस ऑफ इनकम या जिसे हम बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विसेज भी बोलते हैं, एंड थर्ड थिंग इज बैलेंस ऑफ करंट ट्रांसफर्स। बैलेंस निकालने का सिंपल सा तरीका है, जितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें से आप इंपोर्ट को माइनस करते चलेंगे, चाहे वो फैक्टर सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, चाहे करंट ट्रांसफर्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, राइट। तो आपका बैलेंस आ जाएगा। फाइनली आएगा बेटा करंट अकाउंट का बैलेंस, जिसे निकालना बड़ा सिंपल है। अभी तक आपने जो 1 2 3 4 कैलकुलेट 1 2 3 कैलकुलेट किए हैं, उसी में फर्स्ट वाले को ले लो और थर्ड वाले को ले लो। इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो आ जाएगा आपका करंट अकाउंट बैलेंस। देखा देखो, ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस, तो जब ये दोनों को ऐड किया जाएगा तो आ जाएगा आपका करंट अकाउंट बैलेंस। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग वी रेड अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन, राइट। दिस इज अ टेबल ऑफ एस्टिमेशन जो आपको दे रखी है, एक अपनी कंट्री एस्टिमेशन ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड टू करंट अकाउंट बीओपी बेस्ड ऑन द डेटा फॉर द पीरियड 2018-19, इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 का यहाँ पर डेटा आपको गिवन है, जिसमें आपको एक्सपोर्ट्स दिख रहे हैं बेटा 3,37,237, इंपोर्ट्स दिख रहे हैं आप साफ साफ इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम है अपने, दैट मींस ये कहीं ना कहीं ट्रेड डेफिसिट अपने को दिखाई देगा। इनविजिबल्स का बैलेंस आपको दे रखा नेट। नेट का मतलब होता है कि इसमें ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट कर रखा, ठीक है। देन वी हैव नॉन फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस, इनकम का बैलेंस, एंड देन फैक्टर सर्विसेज। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है, अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहां पर आपको नेट बैलेंस गिवन है इनविजिबल्स का, ठीक है। इनविजिबल्स का नेट बैलेंस दे रखा है ए बी सी दे रखा है, दैट मींस ये जो बैलेंस दे रखा है इसमें ऑलरेडी इन तीनों को ऐड करके यहां पर गिवन, ठीक है। यानी ये जो 1,23,000 है ना बेटा, इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो यही आएगा। क्लियर है? दिस इज द थिंग। यहां पर आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल बताया हुआ है उसी फॉर्मूला पर बेस जो हमने ऑलरेडी अटेम्प्ट किया। ओके, नाउ लेट्स मूव टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन कैपिटल अकाउंट होता क्या है, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ सच अकाउंट ऑफ सच ट्रांजैक्शंस which cause an impact on asset and liability status of the country in relation to rest of the world। यानी कि ऐसे ट्रांजैक्शंस जिससे असेट और लाइबिलिटी के स्टेटस पर फर्क पड़ता है। करंट में तो नहीं पड़ता था, यहां पर फर्क पड़ता है। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को अपन लेते हैं किसमें, कैपिटल अकाउंट में। किसमें लेते हैं बेटा? तो फिर सर इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स में आता है इसका बोरिंग। तो व्हाट इज बोरिंग? भाई बोरिंग मतलब सीधा सीधा पैसा उधार लेना। जब जब आप पैसा बाहर से उधार लेंगे ऑब्वियसली आपकी लाइबिलिटीज बढ़ेंगी, ऐसे ही होगा। तो आइए देखते हैं बेटा, एक एक करके रीड करेंगे। इसमें बोरिंग में भी कई तरीके की चीजें आएंगी। सबसे पहला इसमें है बेटा, दैट इज दी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। दिख रहा है आपको? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। व्हाट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग? और दूसरा है एक्सटर्नल असिस्टेंट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? देखो, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन चल रहा है 10%। आपको फॉरेन कंट्री से किसी आपने फाइनेंशियल सर्विसेज से जब लोन लिया तो आपको 10% पर ही मिला, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही लोन मिला। तो दैट विल बी नोन एज अ फैक्टर सॉरी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। लेकिन अगर ये 10% से कम परसेंटेज पर अगर आपको लोन रिसीव होता है बाहर से, तो ये है एक्सटर्नल असिस्टेंस, ना कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। तो सीधी सीधी बात है, व्हेनेवर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही आपको लोन मिल रहा है दैट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, लेकिन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल रहा है दैट इज एक्सटर्नल असिस्टेंस। क्लियर है? देखो यहां पर डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज अवेलेबल एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। आगे बात, लेकिन एक्सटर्नल असिस्टेंस इट्स अवेलेबल एट द कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके,
जैसे जैसे बोरिंग आप करेंगे आपकी लाइबिलिटी क्या होगी, वो इंक्रीज होती जाएगी टू रेस्ट और रेस्ट ऑफ फंड. बट नोट इट केयरफुली दैट देयर इज रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट आइटम इन द करंट अकाउंट ऑफ बीओपी. ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा. बोरिंग आपने करी, बोरिंग आपने करी, अब पैसा जब जब आता है तो हमने सीखा था कि हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, राइट. तो ये बीओपी के अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही लिखा जाएगा बेटा जी, चाहे आप उधार ले रहे हैं तब भी. आप कहेंगे सर तो लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, फिर क्यों ऐसा है? हमने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में कि जब जब पैसा आएगा एट एनी मींस एट एनी कॉस्ट, वो सब तरीके से जैसे पैसा आया वो सब आपके क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा. जब जब पैसा जाएगा तो अपन उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे बेटा. तो नेक्स्ट थिंग इज thus the borrowing of the rest of the world, lending to the rest of the world would be recorded as the debit item. तो भाई पैसा बाहर से लिया उधार तो क्रेडिट, और अगर बाहर दिया उधार तो उसको अपन डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे. सिंपल सी बात है, राइट. नाउ हियर आर द नेक्स्ट कंपोनेंट. अब बोरिंग के बाद में आया बेटा क्या, फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी दो तरीके का, एक तो है जी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एक आपका सिंपल है एफडीआई है, जिसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं. पहला क्या है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसका दूसरा नाम है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. दिख रहा है आपको, ये इसी का दूसरा नाम है. इट इज इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स ऑफ द डोमेस्टिक कंपनीज. यानी अगर कोई बाहर की कंट्री की कंपनीज इंडिया की किसी कंपनी के शेयर्स और बॉन्ड्स खरीदती है तो उसे अपन बोलते हैं क्या, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. इसी का सेकंड दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. व्हाट इट इज, इट रिलेट्स टू द ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज. कि अगर कोई बाहर की कंट्री इंडिया की किसी कंपनी को परचेस कर ले, ओनरशिप खरीद ले, राइट, तो वो कहलाएगा क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. एग्जाम्पल आपको दे ही रखा है, दैट इज वॉलमार्ट स्टोर, जो कि इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं. अब इन दोनों के अलावा एक तो हो गया बोरिंग, एक हो गया इन्वेस्टमेंट. इसके अलावा क्या कंपोनेंट्स हैं, तो सबसे पहला कंपोनेंट आता है इसमें एनआरआई डिपॉजिट्स. कोई अगर बाहर का पर्सन है, इंडिया में उसका कोई अकाउंट है जिसमें वो पैसा डिपॉजिट कराता है, दैट इज द एनआरआई डिपॉजिट. आफ्टर दैट वी हैव बैंकिंग कैपिटल. व्हाट इज बैंकिंग कैपिटल, देखिए ये वो है जो अदर देन एनआरआई डिपॉजिट्स. बैंकिंग कैपिटल इज येट अनदर कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट, रेफर्स द फॉरेन एसेट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक. दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, फॉरेन एसेट जो भी हमारे कमर्शियल बैंक्स के द्वारा परचेज किए गए हैं वो सब इसमें आते हैं. देन वी हैव शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट. ट्रेडिंग में अपन अगर उधारी पर माल प्रोवाइड करते हैं या लेते हैं या देते हैं तो वो सब भी शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट में आते हैं, राइट. और ऐसे ट्रांजेक्शंस को अपन लेते हैं किसमें, कैपिटल अकाउंट में. नाउ तो ये कंपोनेंट्स है जो कि हमने यहां पर एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी आपको समझाया हुआ बेटा, अच्छे से आप इसको समराइज कर सकते हैं. हियर इज एन एस्टिमेशन ऑफ बैलेंस रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट. आप देख सकते हैं इसमें सारे बैलेंसेस आपको दिख रहे हैं. एक्सटर्नल असिस्टेंट्स का नेट बैलेंस है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का नेट बैलेंस आपको दे रखा है, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट का बैलेंस दे रखा है, बैंकिंग कैपिटल नेट इंक्लूसिव नेट ये दे रखा है आपको, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आपको गिवन है, अदर फ्लोज भी आपको दे रखे हैं, एंड फाइनली कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको दे रखा है, राइट. तो ऐसा एक एस्टिमेशन आपको यहां पर फॉर एन एग्जांपल गिवन है, कुछ इस तरीके से आपको कैपिटल अकाउंट दिखाई देगा. क्लियर विद एवरीवन. नाउ द फाइनल आता है बेटा ऑफिशियल रिजर्व, लेकिन उससे पहले निकाला जाता है ओवरऑल बैलेंस. नाउ हाउ ओवरऑल बैलेंस इज कैलकुलेटेड, वेरी सिंपल. जितना करंट अकाउंट का बैलेंस था, जितना कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, दोनों को ऐड करो. अगर कोई एरर्स है, कोई ओमिशंस है, एरर्स मतलब कोई गलती कर दी आपने लिखने में, कोई ओमिशन यानी लिखना छूट गया, तो उसको भी आप ऐड कर दो, तो जो बैलेंस निकल के आएगा उसको अपन बोल देंगे ओवरऑल बैलेंस, राइट. ऐसा आपको इस फॉर्मूला में बताया हुआ है. दिख रहा है बेटा, करंट अकाउंट बैलेंस ऐड किया कैपिटल अकाउंट का बैलेंस एंड ऐड किया क्या, एरर्स एंड ओमिशंस. फाइनली ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट. देखो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या होता है, आइए देखते हैं. Overall balance is finally reflected in the official reserve account of the RBI because RBI is the custodian of foreign exchange of the country and all foreign transaction is the country are reported through the RBI.
If overall balance is positive, it causes increase in the official reserve. If overall balance is negative, as in the above illustration, it causes decrease in the official reserve. दो तरीके से आपको ओवरऑल बैलेंस दिखाई दे सकता है, पॉजिटिव में, नेगेटिव में. अगर पॉजिटिव में है मतलब पैसा आया ज्यादा है, अपन सरप्लस में, और अगर नेगेटिव मतलब पैसा गया ज्यादा है, हम लोग नेगेटिव में है. राइट, हम लोग मतलब आरबीआई. Here comes an important observation which needs to be carefully noted. What it is? Sometimes official reserve account is shown as a part of the capital account. BOP rather than separate account. It is official reserve. देखो यहाँ पर important चीज है बताई जा रही है क्या कि if official reserve account, अगर इसी official reserve account को आप as a part of BOP शो करते हो, ठीक है, तो क्या होगा? Then BOP always balances. तो BOP हमेशा कैसा दिखाई देगा आपको? बैलेंस दिखाई देगा. राइट नाउ, क्योंकि ऐसा करने के लिए अगर आपको ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है, सपोज करो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट आपको पॉजिटिव 100 में दिखाई दे रहा है, राइट, तो ओवरऑल बैलेंस, सॉरी, तो अपन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को -100 करके दिखाते हैं ताकि प्लस और माइनस जब दोनों का नेट निकाले तो वो क्या है? जीरो है. दैट इज बैलेंस. राइट, लेकिन ये तभी होगा जब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को एज अ पार्ट ऑफ बीओपी अपन शो करते हैं. कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको. देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड बैलेंस, इनविजिबल्स, करंट अकाउंट का बैलेंस दिख गया आपको, करंट अकाउंट का बैलेंस. देन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहां पर दे रखा है. एंड एन एरर्स एंड ओमिशंस, इन तीनों को ऐड किया अपन ने तो आया कितना? 3339 नेगेटिव का. लेकिन जैसे ही ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को अपन ने इसी बीओपी स्टेटमेंट का एज अ पार्ट शो करा, दिख रहा है आपको, इतने ही अमाउंट से अपन ने इसको पॉजिटिव करके दिखाया. ये नेगेटिव में था तो पॉजिटिव में. अब आप इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? दैट शोज कि बीओपी ऑलवेज बैलेंसेस. ओके ओके. नाउ बीओपी सरप्लस में कब होगा और डेफिसिट में कब होगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें से. जब भी करंट अकाउंट सरप्लस में हो, कैपिटल अकाउंट सरप्लस में हो, राइट, व्हेन ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, यानी जब जब पैसा बाहर से आया था पॉजिटिव में हमें जब दिखाई दे रहा है तो हमें बीओपी सरप्लस में, और जब जब पार पैसा गया ज्यादा है तो हम लोग हैं किसमें? डेफिसिट में, नेगेटिव साइड में. राइट, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है बीओपी में? आइए देखते हैं बेटा. इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपल सी बात, जितना हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट है उतना ही हमने ओवरऑल इंपोर्ट किया, ना तो बाहर से कुछ पैसा लेना है ना ही कोई बाहर पैसा अपन को देना ज्यादा है, तो वो सब चीजें किसमें आ गई कि ओवरऑल बैलेंस हमारा जीरो है. राइट, जब भी ऐसा होगा तो हमेशा इक्विलिब्रियम में हमारा बीओपी स्टेटमेंट कहलाए. लेकिन इसी का उल्टा बीओपी इम्बैलेंस में कब होगा बेटा जी? दो तरीके से, या तो बीओपी सरप्लस में होगा या फिर बीओपी आपका डेफिसिट में होगा. नाउ व्हाई बीओपी सरप्लस एंड डेफिसिट, आइए देखते हैं. तो उसमें क्या बताया आपको, देखो, बीओपी सरप्लस कब? जब करंट अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, यहां पर कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो सीधा सीधा बीओपी सरप्लस में आ गया. डेफिसिट में कब? जब करंट अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कोई नेगेटिव नंबर शो कर रहा है तो बीओपी आपका डेफिसिट में आ गया. क्लियर विद एवरीवन? नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज द ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स. ठीक है, क्या होते हैं आइए पढ़ते हैं इसको भी वेरी सिंपल फॉर्म में. ठीक है, देखिए, ऑटोनोमस आइटम्स रेफर्स टू सच बीओपी ट्रांजेक्शंस व्हिच आर अंडरटेकन विद द व्यू ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, यानी ऐसे ट्रांजेक्शन जिनको हम लिख ही क्यों रहे हैं, कर ही क्यों रहे हैं, ताकि हम प्रॉफिट्स कर सकें, प्रॉफिट अर्न कर सकें. तो ऐसे ट्रांजेक्शंस को अपन बोलते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स. ठीक है, नाउ सॉरी, ऑटोनोमस आइटम्स, राइट. Now, what are accommodating? On the other hand, refers to such transactions which are undertaken by the central bank of a country with the view of correcting BOP imbalance and restoring BOP equilibrium. Right? कि जितना भी डिसइक्विलिब्रियम आया था BOP में ऑटोनोमस आइटम्स के चलते, उन सभी डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए जो भी ट्रांजेक्शंस किए जाते हैं वो सब आते हैं आपके अकोमोडेटिंग आइटम्स. ठीक है, इतना सा इसका फर्क है. अच्छा, यहां पर एक और चीज है. सो अकोमोडेटिंग आइटम्स को हम नॉट रिफ्लेक्ट करते हैं, हम रिफ्लेक्ट नहीं करते किसमें? बीओपी में, अकाउंट्स में ज्यादातर. सो दीज आर देयरफॉर कॉल्ड द बिलो द लाइन आइटम्स. ठीक है, लेकिन ऑटोनोमस को हम शो करते हैं बीओपी स्टेटमेंट में, तो ये हो गए कौन से? अबव द लाइन आइटम्स. ओके,
When BOP deficit surplus is estimated, it is with reference to only the autonomous items or autonomous transactions of the BOP. Simple. Now the final part, क्यों बनाना जरूरी है BOP अकाउंट्स को? सबसे पहले भाई फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी, हमारी कंट्री का क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, कितना बाहर से पैसा लेना है, कितना देना है, वो सब हिसाब किताब जो है फाइनेंशियल स्टेटस वो हमें पता लगता है। सेकंड है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कितना पैसा हमने फाइनली बाहर से अर्न किया या बाहर हमें पे करना है, राइट? दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे नेशनल इनकम का, वो भी इसी से अपने को निकल के आता है। थर्ड इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ एडी, जो हमने एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट सीखे थे, वो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स भी आपको इसी में निकाल के आता है। देन भी मार्केट पोटेंशियल, जितना पैसा बाहर से इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आएगा उतना मार्केट पोटेंशियल इंडिया का बढ़ेगा, तो वो पोटेंशियल आपको पता किसमें लगता है, वो भी इसी में लगता है। देन भी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज जो भी ड्रॉ की जाती हैं आरबीआई के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, उन सब में भी हमें ये पता होना जरूरी है कि बाहर से पैसा हमने अर्न ज्यादा किया है या बाहर हमने पे ज्यादा किया है, राइट? तो यहां पर हमने क्लास 12th में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का रिवीजन किया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे, राइट? तो चलिए, थैंक यू सो मच।